भैया, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, उम्मीद है सब अच्छे होंगे और बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 1.5 से 2 महीने का टाइम है। उसके बाद आपके प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, प्री बोर्ड के बाद आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। तो दो जाहिर सी बात है, ये 2 महीने का टाइम आपका किस में कंज्यूम हो जाना है? आपके प्री बोर्ड्स में और आपके प्रैक्टिकल्स में। तो कोशिश करिए जितना हो सके, नवंबर का पूरा टाइम आपके पास है, इसको जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं उतना ज़्यादा यूटिलाइज करिए और बोर्ड को लेके प्रिपरेशंस में लगे रहिए। मैं कोशिश करूंगा कंटिन्यूअसली आपको हर वीक में 2 से 3 वीडियो आपसे संबंधित मिलते रहें आपको, ताकि प्रिपरेशन में एक आपकी फ्रीक्वेंसी बनी रहे। ठीक है, वीडियोस की फ्रीक्वेंसी मैं बनाने की कोशिश करूंगा, आपकी पढ़ाई को लेकर फ्रीक्वेंसी बनी रहे, इससे रिलेटेड मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे वीडियोस आपको मिलते रहें। आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमने खत्म कर लिया है। रिफ्लेक्शन जो कुछ भी इंपॉर्टेंस थी, जिन जिन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस थी, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में, जो कि रिफ्रैक्शन फिनोमेना पे बेस्ड है। तो पहले सीखेंगे रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता क्या है, फिर इस क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, और कहाँ कहाँ हमारे लिए नंबर गेन करवाएगा हमको बोर्ड एग्जाम में, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो बात करते हैं, पहला टॉपिक आज का वो है रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन। तो बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन में कुछ ऑब्जर्वेशन किए गए हैं। क्या ऑब्जर्वेशन किए गए वो देखते हैं। मान लें अगर ये कोई भी एक इंटरफेस है, क्या है, ये इंटरफेस है। तो इंटरफेस क्या होती है? इंटरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जो किन्हीं दो मीडियम्स को अलग अलग डिवाइड कर रही हो। सिंपल सी बात, जैसे वाटर सरफेस की बात करें, तो क्या है, वाटर सरफेस के ऊपर हमारी एयर है और वाटर सरफेस के नीचे लिक्विड है। तो उस वाटर सरफेस को क्या बोलेंगे? उस वाटर सरफेस को हम बोलेंगे इंटरफेस। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ग्लास की, क्या करें, ग्लास की एक प्लेन शीट ले लो, तो उस सरफेस को, जो ग्लास की प्लेन शीट की सरफेस है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंटरफेस। तो इंटरफेस का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी सरफेस जो किन्हीं दो मीडियम्स को डिवाइड कर दे। तो मान लेंगे पहले मीडियम, ये मीडियम 1 है आपका, दिस वन इज मीडियम 1, दिस वन इज मीडियम 2। तो ऑब्जर्वेशन क्या किया गया? अदरवाइज ऐसे जनरली बात करें तो लाइट हमारी क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो रेक्टिलिनियर मोशन शो करती है, या एक लीनियर पाथ में मूव करती है, अनलेस वो किसी से टकराए। ठीक है, जब तक वो किसी से टकराएगी नहीं तब तक उसका पाथ कैसा रहता है? लीनियर पाथ रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसके पाथ में कुछ वेरिएशन देखे जाएंगे, और उन्हीं को हम रिफ्लेक्शन में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो मान लो ये कोई इंटरफेस है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और ये नॉर्मल टू द सरफेस है। दिस वन इज द नॉर्मल टू द सरफेस। तो क्या होगा? एक मान लेते हैं इंसिडेंट रे है जो यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक, इंसिडेंट रे है जो यहाँ पे इंसिडेंट हुई है। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। दिस वन इज इंसिडेंट रे। ये आपका नॉर्मल टू द सरफेस हो गया। दिस वन इज नॉर्मल टू द सरफेस। और अगर हम बात करें तो क्या होगा? पहला ऑब्जर्वेशन जो देखा गया वो देखा ये गया कि जब कभी भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो इस एंगल को बोल दिया गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस। और द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये पहला फिनोमेना था। दूसरा फिनोमेना देखते हैं। अगर मान लो ये कोई इंटरफेस है, फिर से दिस वन इज द इंटरफेस। और इंटरफेस के बारे में हमने बताया क्या होती है इंटरफेस। इंटरफेस एक ऐसी सरफेस है जो दो मीडियम को डिवाइड कर रही हो। तो मान लेते हैं कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ठीक, ये मीडियम 2 है। ये नॉर्मल टू द सरफेस हो जाएगा आपका। दिस वन इज द नॉर्मल टू द सरफेस। अब अगर हम बात करें, ये कोई इंसिडेंट रे है जो इस एंगल पे, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है। दिस वन इज द इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल टू द सरफेस हो गया। अब इस फिनोमेना में सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या किया गया? सेकेंडली ये ऑब्जर्व किया गया कि ये अवे फ्रॉम नॉर्मल भाग गई। क्या हो गई? अवे फ्रॉम नॉर्मल भाग गई। तो ये फिर से आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक, तो ये दो फिनोमेना देखे गए। अभी धीरे धीरे समझते हैं क्या क्या हुआ। फिर मान लेते हैं कि ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है। तो इसमें क्या देखा गया? इसमें देखा गया कि अगर मान लो ये मीडियम 1 है,
दिस वन इज मीडियम फर्स्ट, दिस वन इज मीडियम सेकेंड। पूरा आराम से डेप्थ में एकदम स्टडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं, चुपचाप सुनते रहिए बस, ठीक। फिर बात करें, ये अगर नॉर्मल टू द सरफेस है, दिस वन इज द नॉर्मल टू द सरफेस, और यहाँ पे कोई हमारी रे नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट हो रही है, तो देखा ये गया कि ये बिना कोई डेविएशन शो किए हुए सीधे ऐसे ही पास हो जाती है पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में। अब देखो पहले ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। अगर आपकी कोई इंसिडेंट रे है, अगर कोई इंसिडेंट रे है और वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है रिफ्रैक्शन के बाद, क्या हुआ, अगर कोई भी रे है आपकी और वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, तो इस फिनोमेना में बोलेंगे कि ये आपका रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कभी भी रे टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्शन के बाद बेंड हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि पहला मीडियम आपका रेयर था, दूसरा डेंसर था। सेकेंडली क्या ऑब्जर्व किया गया कि अभी अगर आपकी ये इंसिडेंट रे है और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल भाग जा रही है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि आपका पहला मीडियम डेंसर था और दूसरा मीडियम रेयरर था, ठीक है। पहला मीडियम डेंसर था, दूसरा मीडियम रेयरर था, ठीक। और इस केस की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंडेंट ही नहीं है चीजें, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या है, आपकी चीजें डिपेंडेंट ही नहीं है, क्योंकि ये अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, पहले जरा ये देखते हैं। तो यहाँ से पता क्या चला, रिफ्रैक्शन के बारे में हमको क्या पता चला ऑब्जर्वेशन से, इन ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि जब कभी भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसके पाथ में कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किए जाएंगे। निश्चित दिख रही है ना, इन दो ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला, जब कभी भी आपकी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसके पाथ में कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किए जाएंगे, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, when a ray of light travel from one transparent medium to another medium, the change in the path of the light is called as refraction of light, तो डेफिनेशन ये कह रही है कि जब कभी भी लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, उसके पाथ में कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किए जाएंगे, और इसी फिनोमेना को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन थे जो आपके सामने बने हुए। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है, पहला ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि जब कभी भी इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, ठीक। और इस केस में क्या ऑब्जर्वेशन होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आपका होगा, क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो लेस देन होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के। ये ऑब्जर्वेशन था पहला। जब कभी भी रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, और इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको जो मिलेगा वह एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा मिलेगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन कहता है कि जब कभी भी आपकी रे ऑफ लाइट बोले या लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, और इस केस में हम देखेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आपको मिल रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसा है, इंसिडेंस से बड़ा है। तो ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन आपकी देखी गई, और इस केस में क्या है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 ही है, क्योंकि आपकी लाइट रे में कोई भी बेंडिंग नहीं देखी गई, ना तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है, ना अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई है। ये किसके अलोंग आई है, ये नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट हुई है।
ठीक, तो ये फिनोमेना थे। अब होता क्या है एक्चुअली, रिफ्रैक्शन क्यों शो होता है उसके बारे में बात करते हैं जरा। तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना होने का मेन रीजन ये है कि जब कभी भी आपकी लाइट रे, ध्यान से सुनना, जब कभी भी आपकी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जब कभी भी आपकी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड में चेंजेस ऑब्जर्व किए गए हैं। क्या ऑब्जर्व किया गया कि उसकी स्पीड, लाइट की स्पीड जो होगी वो चेंज हो जाएगी, और इसी चेंजेस की वजह से ये बेंडिंग शो करेगी, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हमने देख लिया है। अब जरा देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं। जैसे आपके क्या है, रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, रिफ्लेक्शन को स्टडी किया तो उसमें भी देखा था कि कुछ लॉज है हमारे पास रिफ्लेक्शन फिनोमेना से रिलेटेड। अब क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे लॉज हैं जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना से रिलेटेड हैं, तो जरा उनकी बात करते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं? तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपके कहते हैं, पहला स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है, क्या कहता है पहला स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट कहता है कि आपकी इंसिडेंट रे, जो आपकी इंसिडेंट रे है, सेकेंड वन जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, और एंड नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक, जो आपकी इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट हो रही है, जो रिफ्रेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे है, और नॉर्मल टू द सरफेस हमने देखा। तो जब कभी भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द सरफेस को हम ऑब्जर्व करेंगे तो पहला लॉ ये कहता है कि दे शुड लाई इन द सेम प्लेन। ठीक, तो क्या कहेगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों कहां लाई करेंगे? एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। पहला जो हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के केस में, वहां भी ये लॉ यही कह रहा था, पहला लॉ दोनों में कॉमन है। सेकंड लॉ देखो क्या कहता है। सेकंड लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sine of the angle of incidence to the angle of refraction, to the angle of refraction जो मिलेगा आपको वो क्या होना चाहिए? वो एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, क्या कहता है? the ratio of sine of the angle of incidence to the angle of refraction, सॉरी sine of the angle of refraction, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? sine of the angle of refraction, sine of the angle of refraction is a constant value। ठीक है, क्या कहता है? is a constant value। तो अगर हम साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो निकालते हैं तो हमको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, और इसी लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसी लॉ को? इसी लॉ को स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। तो अगर हम बात करें यहां से इस लॉ से, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई हो गया, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी आपको हमेशा। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या मिलेगी? एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, और इस कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोलते हैं? इस कांस्टेंट वैल्यू को बोलते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब इस कांस्टेंट वैल्यू को धीरे धीरे हम डिफाइन करेंगे कि क्या है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो आप बढ़ते हैं आगे। तो क्या कहता है आगे, जरा देखते हैं स्नेल्स लॉ को थोड़ा सा और डीपली स्टडी करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं स्नेल्स लॉ कहता क्या है। स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी अ कांस्टेंट वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है,
ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम है। बात करते हैं आगे चलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्टडी करने से पहले जरा एक चीज हम और देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में जरा देख लेते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जरा इसको मिटा दें, साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा इतना मटेरियल। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए इतना मटेरियल सफिशिएंट है आपके लिए। करने वाले हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो क्या होता है देखते हैं जरा। ये क्या है, एक रेशियो है। क्या है, एक रेशियो है। किस चीज का रेशियो है वो जरा देखते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं, इट मे बी डिफाइंड कैसे, एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light in any medium। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का रेशियो है। किस चीज का रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है। किन किन मीडियम में, पहले बात करेंगे वैक्यूम की, फिर बात करेंगे स्पीड ऑफ एनी मीडियम। तो कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो सेकेंड मीडियम वो मीडियम होता है जहां रिफ्रैक्शन के बाद लाइट पहुंचेगी। पहला मीडियम वो मीडियम होगा जहां आपकी लाइट इंसिडेंट होगी। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light in any medium। ठीक है, और ये मीडियम कौन सा होगा, ये वो मीडियम होगा जहां से रिफ्लेक्ट होकर लाइट पहुंच रही होगी। जिस मीडियम में रिफ्लेक्शन के बाद लाइट पहुंच रही होगी वो आपका सेकंड मीडियम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium is defined as c, that is the speed of light, divided by speed of light in second medium, that is v। सिंपल सी बात है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये आपको मीडियम की प्रॉपर्टी बताएगा। क्या बताएगा, आपको मीडियम की प्रॉपर्टी बताएगा। तो जरा और डेप्थ में चलते हैं। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट की बात करें इन वैक्यूम, that is c। तो c is equal to क्या होता है, c is equal to nu, that is the frequency of light into wavelength of light। ये क्या है, ये frequency of light है जिसको हम nu से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, nu, और इसको पढ़ते हैं लैम्डा से। किससे पढ़ते हैं, दिस इज डिफाइंड एज लैम्डा। ठीक है, ये लैम्डा है आपका। तो अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट प्रोडक्ट होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का। तो अगर हम बात करें पहले मीडियम में जो कि वैक्यूम है, तो फ्रीक्वेंसी तो न्यू ही रहेगी, लेकिन जो लैम्डा होगा उसको आप वो वैल्यू कंसीडर करेंगे जो लैम्डा वैक्यूम में है। ठीक, तो लैम्डा वैक्यूम लिख दिया यहाँ पे। इसीलिए फ्रीक्वेंसी किसी भी लाइट की किसी भी मीडियम में रहने वाली कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, फ्रीक्वेंसी कभी भी मीडियम चेंज होने पे चेंज नहीं होती, ये हमेशा सेम बनी रहती है। फ्रीक्वेंसी इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ठीक है, क्या है, फ्रीक्वेंसी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है लाइट की जो किसी भी मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं होती, हमेशा सेम बनी रहेगी। सेकंड बात करते हैं v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं न्यू, और लैम्डा की जगह अब हम क्या लिखेंगे, लैम्डा मीडियम। ठीक है, जिस मीडियम में आपकी रिफ्लेक्शन के बाद लाइट पहुंच रही है उसमें वेवलेंथ क्या हो जा रही है उसकी, तो ये लैम्डा मीडियम है। दोनों वैल्यू उठा के जरा यहाँ पुट कर देते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम मस्ट बी इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, c, और c क्या है, अब फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा वैक्यूम है, तो न्यू इंटू लैम्डा वैक्यूम डिवाइडेड बाय न्यू इंटू लैम्डा मीडियम। ठीक, रेशियो हमने निकाल लिया। अब जरा फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि मीडियम में सेम रहेंगी, तो देयर गोज
कैंसल आउट। क्या होगा? दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज डिफाइंड एज लैम्डा वैक्यूम डिवाइडेड बाय लैम्डा मीडियम। समझ में आई बात? तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सेकंड डेफिनेशन। तो अभी तक हमने बात की है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में सब कुछ है। अब जरा देखते हैं कि सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो जब कभी भी फर्स्ट मीडियम को आप क्या कंसीडर करोगे? वैक्यूम कंसीडर करोगे, तो उस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या करेंगे? अगर मान लो दो मीडियम है जिसमें से कोई भी वैक्यूम नहीं है, तो जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके आगे ये एब्सोल्यूट वर्ड नहीं ऐड होगा। तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं जरा देखते हैं। अगर हमको डिफाइन करना है सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो हम क्या चेंज करेंगे? सिर्फ ये चेंज करेंगे, वैक्यूम हटा देंगे यहां से। क्या करेंगे? इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम बोल देंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम बोल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस रेशियो को क्या बोलेंगे? इस रेशियो को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जिसमें आपका ये क्या है? ये आपका फर्स्ट मीडियम होना चाहिए। दिस वन इज ऑफ फर्स्ट मीडियम, दिस वन इज सेकंड मीडियम। तो अब सी की जगह स्पीड ऑफ लाइट नहीं रखेंगे, अब सी की जगह क्या रखेंगे? v1 रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अब जरा वेवलेंथ के टर्म में डिफाइन कर लेते हैं इसको। तो वेवलेंथ के टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे? वेवलेंथ के टर्म में डिफाइन करेंगे इस तरह से कुछ कि अगर हम v1 की बात करें तो v1 क्या हो जाएगा? न्यू इंटू लैम्डा 1, यानी फर्स्ट मीडियम में, जैसा अभी पीछे देखा था ना। तो यहां से क्या हो जाएगा? v1 हो जाएगा न्यू इंटू लैम्डा 1। इसी तरीके से अगर न्यू 2 की बात करें तो न्यू 2 हो जाएगा v2 हो जाएगा, v2 की अगर हम बात करें तो v2 हो जाएगा न्यू इंटू लैम्डा 2। ठीक, अब न्यू इंटू लैम्डा 2 की वैल्यू जरा यहाँ पुट करो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा? न्यू इंटू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई न्यू इंटू लैम्डा 2। न्यू कैंसिल हो गए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम आ गया लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आज के लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो या आपका ये वाला हो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों को हमने डिफाइन कर लिया। रिफ्रैक्शन क्या होता है उस फिनोमेना को भी हमने देख लिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।